तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइज। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो बड़े दिनों के बाद हम एक नया मानवा शुरू करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि ऐसा मानवा उठाओ जिसमें कल्टीवेशन भी हो और साथ में एक्शन भी हो और थोड़ा बहुत रोमांस भी। तो इसलिए मैं आज जिस मानवा के साथ हाजिर हुआ हूँ तो इसमें कल्टीवेशन प्लस हंटर प्लस रोमांस और जिसमें बहुत सारी कुछ चीजें हैं जिन जिन कैटेगरी का आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताया था, तो वो सारी की सारी कैटेगरी इसी मानवा में आप लोगों को मिल जाएगी। तो ऐसा मानवा ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है जिसमें इतनी ज्यादा भर भर की कैटेगरीज पड़ी होती है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि जिस मानवा में ज्यादा कैटेगरी हो तो वो सबसे ज्यादा अच्छी हो, कुछ न कुछ फ्लॉप हो जाती है। लेकिन ये मानवा ये मैंने पर्सनली पढ़ा है और अगर मुझे पसंद आया है तो आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप लोगों को क्या देखना है और क्या नहीं देखना। तो हाँ यार, बस यही बताना चाहता था और अब बहुत सारी बातें हो गई। तो चलिए अब अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। तो हमारी इस मानवा की शुरुआत में मॉन्स्टर की डेड बॉडीज के ढेर से शुरू होती है जो कि आसपास बिखरी पड़ी होती है और उनके सामने ही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर होने वाला है वो खड़ा होता है, जो कि एक ही चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स को मारने की वजह सिर्फ एक ही थी, क्योंकि इसे दुनिया को बचाना है और इसे अपने दोस्तों का बदला भी लेना है, क्योंकि इसके दोस्तों को एक मॉन्स्टर ने काफी ही ज्यादा बुरी मौत दी थी। और अगर उस मॉन्स्टर की बात की जाए तो वो इन पूरे मॉन्स्टर्स की क्वीन है जो कि एकदम उसके सामने ही होती है। क्वीन उन सारे मॉन्स्टर्स पर राज करती है और सारे मॉन्स्टर उसके ऑर्डर्स को भी मानते हैं, यानी कि वो उन सब मॉन्स्टर्स की रानी है। और इसी ने ही हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के दोस्तों को भी मौत के घाट उतारा है, जिसका बदला अब मेन प्रोटैगनिस्ट इसी क्वीन से ही लेगा। लेकिन उसी फाइटिंग के बीच हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को बहुत सारी आवाजें सुनाई देती है और वो आवाजें और किसी की नहीं बल्कि उसके मरे हुए दोस्तों की है, जो कि उसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही गाइड कर रहे होते हैं कि अब इस पूरी दुनिया को बचाने का जिम्मा उसी के ही कंधों पर है और वही आखिरी बचा है और वही दुनिया को बचा सकता है। जिसमें से सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेथ स्टार रेस के मास्टर होते हैं जिनका नाम मूर होता है, और उनमें से दूसरे नंबर पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ड्रैगन रेस के मास्टर रियूबिन होते हैं। जितने भी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के दोस्त होते हैं सारे के सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही उसे वार्न कर रहे होते हैं कि अगर वो इस क्वीन को नहीं हरा पाया तो बहुत ही बड़ी आफत आएगी, जिसके बाद इंसानियत का खात्मा भी होगा और इस गलती का जिम्मेदार हम सब लोगों को ही लोग ठहराएंगे। तो इसे जिस तरह भी और कैसे करके भी इस क्वीन को हराना ही होगा, क्योंकि अगर ये भी इसके हाथों मरा तो हम सब अपनी जान को खो भी बैठेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। तीसरे नंबर पर बीस्ट रिप्रेजेंटेटिव के मास्टर तेहरान होते हैं और चौथे नंबर पर ड्वार्फ के रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम डानविल होता है। तो उन दोनों को भी हमें दिखाया जाता है कि ये हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के दोस्त हैं, लेकिन अब ये नहीं रहे। तो फाइटिंग के बीच डीमन क्वीन जो होती है वो अपनी पावर से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पर छोड़ती है, जिससे आसपास की चीजें तहस नहस हो जाती हैं और उसे लगता है कि वो मर चुका है। लेकिन उसको सरप्राइज करते हुए वो उसके पीछे आ जाता है और उसका एक हाथ काट डालता है, जिससे डीमन क्वीन गुस्सा हो जाती है और वो अपना एक पंजा सीधा उसके पेट पर मारती है, जिसे देख बाकी के दो और दोस्तों को हमें भी दिखाया जाता है, जिसमें से एक मिथिकल रेस का रिप्रेजेंटेटिव होता है और एक लॉन्ग ईयर्ड रेस यानी कि लंबे कानों वाली रेस की रिप्रेजेंटेटिव को भी हमें दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को पंजा खाते हुए देखकर उनकी जो होप होती है वो धीरे धीरे जाने ही वाली होती है कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उठकर क्वीन को गले से पकड़ लेता है और अपने सोर्ड से बस उसे ही मारने वाला होता है कि क्वीन भी अपनी पावर को एक्टिव कर लेती है, जिसके बाद दोनों की पावर्स आपस में क्लैश करके एक बहुत ही बड़ा शॉकवेव क्रिएट करती है। उसी शॉक के बाद हमें आखिरी रेस की रिप्रेजेंटेटिव यानी कि फेरी रेस की रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया जाता है, जो कि शायद से हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की लवर है और उसे भी इसी क्वीन ने ही मारा है। और हौसला अफजाई करते हुए वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को हिम्मत ना हारने का बोलती है, क्योंकि उन सब में से वही सिर्फ आखिरी ही बचा है। लेकिन उस आखिरी अटैक के बाद हमें सिर्फ क्वीन ही नजर आती है, जो कि पैरों पर खड़ी होती है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जमीन पर पड़ा होता है, जिसे देख अब वो मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो मर गया है। लेकिन उसे सरप्राइज करते हुए वो अपने हाथ से आखिरी बार अपनी पावर से एक अटैक करता है, जो कि सीधा क्वीन के छाती के आर पार हो जाता है। और उस आखिरी अटैक के बाद उसे अपने पैरों पर भी खड़े होने में काफी ही ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो अपनी
फेट को एक्सेप्ट कर लेता है कि अब वो मरने वाला है और उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद होती जाती हैं। लेकिन मरते मरते वो अपने दोस्तों से वादा करता है कि वो दोबारा जरूर मिलेंगे, चाहे वो जिस एरा में भी हो, जिस साल हो, किसी और दुनिया में भी हो, लेकिन वो दोबारा जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर किस्मत चाहे तो। और वो अपनी इंट्रोडक्शन भी करते हुए हमें बताता है कि मेरा नाम आर्डन है और हम जैसे लोगों का नाम नहीं, लेकिन अगर वो नाम रखे तो वो एक दूसरे को जरूर हंटर्स ही बुलाएंगे, जो कि अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाते हैं। और इसी से ही हंटर्स की एरा शुरू होती है, यानी कि आर्डन और उसके दोस्त जो है वो हजारों साल पुराने हंटर्स हैं। और उन्हीं दोस्तों में से हमारा आर्डन दोबारा रीइंकार्नेट होके मॉडर्न जमाने जापान में पैदा होता है, यानी कि एक 1000 ईयर ओल्ड हंटर्स एक नए जमाने में रीइंकार्नेट होकर आया है और उसका एक्सपीरियंस लेवल तो इस जमाने के हंटर से ज्यादा है। तो अब हम देखेंगे कि एक हजारों साल पुराना हंटर क्या इस नए मॉडर्न एरा में एडजस्ट कर पाएगा या नहीं, और उसे कैसा लगेगा कि 1000 साल के बाद हंटर्स कैसे दिखते हैं और उनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। अगला सीन मॉडर्न एरा जापान पर जब हमारा सीन पड़ता है तो वहाँ पर एक बंदे को हमें दिखाया जाता है जो कि किसी किरीतानी शो नामी बंदे को बार बार आवाज देकर उसको जगाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो किसी सोच में गुमा होता है। और उसे जगाने के बाद वही किरीतानी शो उससे माफी मांगता है कि दोबारा इस तरह नहीं होगा, लेकिन उसके जगाने का सिर्फ एक ही मकसद था, क्योंकि बैटल खत्म हो गई है और उनको दोबारा काम पर लग जाना चाहिए। तो वही किरीतानी शो नन अदर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट आर्डन है, जो कि आज के जमाने को भी देखकर ये बता सकता है कि ये हंटर के जमाने में ही पैदा हुआ है, क्योंकि सामने उसे मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं जिसका सामना कुछ लोग कर रहे हैं। उन्होंने अपने हाथों में शील्ड वगैरह और सोर्ड वगैरह को भी पकड़ा होता है, लेकिन इनका फाइटिंग स्टाइल पुराने तरीके से बहुत ही ज्यादा अलग है। और इन लोगों का नाम कोई रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि हंटर्स है। उसके हिसाब से हजारों साल गुजर गए हैं, लेकिन हंटर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन उसी बीच वही दोबारा बंदा हमारे शो को काम पर जल्दी से लगने का बोलता है, क्योंकि अगर बॉस ने उसे इस तरह बिना काम के देख लिया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगेंगे। तो उसी बीच एक बंदे की चिल्लाने की आवाज भी आती है, जो कि अपने ही बंदों पर काफी ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि उनका बॉस होता है, जिसके बारे में शो के दोस्त ने उसे बताया था कि अगर बॉस ने उसे बिना काम के देख लिया तो वो और भी ज्यादा गुस्सा करने लगेंगे। और अभी के लिए ये जो सिर्फ चिल्ला रहे हैं, तो ऐसा कह सकते हो कि ये सिर्फ उसकी गुस्से की स्टार्टिंग है। बॉस की इंट्रोडक्शन में वो ब्रेव गिल्ड से होते हैं और वो एक कैप्टन की पोजीशन में भी है, और उनका नाम कोमोन दाय है। कोमोन दाय खुद भी एक कैप्टन है। उनको हंटर पर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आता, लेकिन फिर भी उनकी पर्सनैलिटी खड़ूस है, क्योंकि वो बिला वजह स्कैवेंजर से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। और हमारा शो इस लाइफ में एक स्कैवेंजर का काम करता है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, पास्ट लाइफ में ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर हुआ करता था, लेकिन इस लाइफ में ये एक स्कैवेंजर का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज के बारे में उसने सुना था कि अवेकन होने के बाद ही हंटर की पावर को वो इस्तेमाल कर सकता है, जो कि पास्ट लाइफ से थोड़ा सा तो अलग है, लेकिन वो अवेकन होने तक इंतजार कर ही लेगा। स्कैवेंजर यानी कि फील्ड में जितने भी मरे हुए मॉन्स्टर्स हैं, तो उनमें से कुछ चीजों को कलेक्ट करना, जिसको वो बाद में वो बेच सकते हैं। तो इसी तरह ही के लोगों को स्कैवेंजर्स बुलाते हैं। अगली सुबह हम अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को सुबह जॉगिंग करते हुए देखते हैं, और उसने आज न्यूज में देखा कि अवेकनिंग आखिर किस चीज को कहते हैं। न्यूज रिपोर्टर्स और टीवी प्रोग्राम से उसे अवेकनिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता चला है कि जब एक बंदा अपनी ही पोटेंशियल को खुद अपने आंखों से देख पाता है कि वो किस लेवल पर है, तो उसे ही अवेकनिंग कहते हैं। यानी कि खुद की एबिलिटी को खुद अपने आंखों से देख पाना अवेकनिंग का एक साइन है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि बाय फोर्सली इनको कैसे अवेकन कर सकते हैं। तो अभी के लिए अवेकनिंग पर उनके साथ सिर्फ इतनी ही रिसर्च है, लेकिन इस सुबह जॉगिंग का ये मतलब नहीं है कि हमारा शो अवेकन हो चुका है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि पास्ट लाइफ में वो सुबह सुबह इसी तरह ही रिचुअल करता था, और उनके जमाने में ऐसा स्टेटस विंडो कुछ भी चीजें नहीं हुआ करती थी जिससे आपका रैंक भी डिटरमिन्ड हो, क्योंकि जिस जमाने से वो था तो वहाँ पर सिर्फ स्ट्रेंथ ही मैटर करती थी। और उस जमाने में स्ट्रेंथ के मैटर में किरीतानी शो से कोई भी ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ करता था। लेकिन अगर वो इस लाइफ में देखें तो अभी तक वो अवेकन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसे अपने ट्रेनिंग के रिचुअल्स याद है, तो वो उसे बार बार दोहराता है। हालांकि वो अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ है। स्टिक को उठाकर अपनी सोर्ड की प्रैक्टिस भी करता है, और ये नहीं कि मजाक मजाक में यहाँ वहाँ स्टिक घुमा रहा है, बल्कि असल सोर्ड ट्रेनिंग जो कि उसने उस जमाने में सीखी थी, तो उसी को ही दोबारा और बार बार रिपीट कर रहा है। तो उसी बीच पीछे से हमारे शो को कोई आवाज देता है, और वो और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है जो कि डंजन की रेड में हमारे शो के साथ था, और अभी उसका नाम रिवील करके हमें रेन बताया जाता है, जो कि बैठ के हमारे शो से पूछता है कि क्या वो ट्रेनिंग इसलिए ही कर रहा था क्योंकि वो एक हंटर बनना चाहता है। तो जवाब में शो बताता है कि हंटर बनना आसान भी नहीं है, और उसे नहीं पता कि वो एक हंटर बनेगा या नहीं। हंटर बनना कहने की बातों से बहुत ही ज्यादा अलग
अलग होता है, लेकिन फिर भी अगर उसे मौका मिला तो वो एक हंटर जरूर बनेगा। रेन शो की इस बात को तो समझ लेता है, लेकिन यहाँ पार्क में ट्रेनिंग करना तो उसे वो एक फ्रेंडली एडवाइस देता है कि वो अपनी ट्रेनिंग की जगह को चेंज कर ले, क्योंकि यहाँ पर लोग उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं। और वहीं पर ही दूर एक बच्ची अपनी माँ से बोल रही होती है कि ये बड़ा भाई तो छोटी स्टिक से खेल रहा था। तो अब जबकि हमारा शो इस दुनिया में रीइंकार्नेट होके आया है, तो उसे जब हंटर बनने के फायदे पता चले तो वो उसे देख काफी ही ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि उसके हिसाब से इस जमाने के हंटर्स को कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट दी जाती है। वेल्थ, फेम और इतना ज्यादा ट्रेजर, लोगों की अटेंशन, मर्द और औरत दोनों की इनकम जो कि ईयरली 1 बिलियन वॉन भी हो सकती है। तो ये एक आम बंदे के लिए उसकी ड्रीम जॉब है, क्योंकि उसके जमाने में हंटर्स को लोग किराया पर और प्रोटेक्शन के लिए लेते थे, लेकिन यहाँ पर तो वो इतने ज्यादा फेमस है जैसे कि एक रॉयल्टी। तो रेन शो की बात को सुनकर कहता है कि उसे हंटर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर उसे किसी चीज को प्रोटेक्ट करना हो जो कि उसके बहुत ही ज्यादा करीब हो, तो उसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और वो इस टॉपिक को डिसमिस भी करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही बातें कर ली। अभी के लिए कंसर्न की बात ये होती है कि कल वो किस जगह पर रेड के लिए जाएंगे, और रेन उम्मीद करता है कि वो किसी खतरनाक जगह पर रेड करने के लिए ना जाए, क्योंकि अभी के लिए उनकी टीम बहुत ही ज्यादा वीक है और वो खतरनाक डंजन्स को हैंडल नहीं कर सकते। तो अगली सुबह उनको अपने बॉस जो कि एक हंटर है उनसे पता चलता है कि वो एक लैबिरिंथ जा रहे हैं जिसका नाम रे मारा है। तो रे मारा का नाम सुनकर सब लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रे मारा कोई आम लैबिरिंथ नहीं है। उन्होंने सुना कि हाल ही में ही एक टीम वहाँ पर गई थी, लेकिन वो बहुत जल्द वापस आ गई, और उसके पीछे का रीजन ये है कि उस टीम ने अपने बहुत सारे बंदों को खो दिया था और उनको काफी ज्यादा कैजुअलिटीज फेस करनी पड़ी। तो इसलिए स्कैवेंजर टीम एहतजाज करती है कि वहाँ पर ना जाया जाए, क्योंकि उनकी टीम वीक है और वो अभी अभी डी रैंक की बनी है, और जिस लैबिरिंथ में वो जाने का प्लान बना रहे हैं तो सी रैंक के हंटर्स की टीम को भी उसको हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो इतनी सारी बातों को सुनकर उनका जो बॉस होता है वो गुस्से में उन लोगों को बोलता है कि तुम तो सिर्फ स्कैवेंजर हो, तुम लोग अपने आप को हंटर के साथ कंपेयर बिल्कुल भी मत करो, और ये तो बिल्कुल भी मत बोलो कि मैं तुम्हारे डिसीजन को सीरियसली लूंगा, क्योंकि फाइट तो सिर्फ हंटर्स को ही करना पड़ती है और तुम लोग तो हमारे पीछे छिपे होते हो। लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को रोकूंगा नहीं, क्योंकि इस हंटर की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज ट्रस्ट होती है। बॉस से हमें पता चलता है कि इस इंडस्ट्री में जो भी ट्रस्ट को तोड़ता है तो उसको बाद में कोई भी हायर नहीं करता, क्योंकि स्कैवेंजर टीम एक कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो भी हंटर्स के साथ कि वो टीम बना के इस तरह ही डंजन्स को क्लियर करेंगे, लेकिन रिवॉर्ड उनको स्प्लिट करना होगा। तो फाइटिंग हंटर करते हैं और स्कैवेंजर चीजों को उठाते हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने से पहले एक बंदा रिजाइन दे दे तो उसको बाद में कोई भी हायर नहीं करता। हालांकि अगर वो अपने मुंह को भी बंद रखे फिर भी रूमर फैल सकते हैं, क्योंकि कोई भी बात आज तक छिपी नहीं है, और ये इस बात को कहकर मुस्कुराता भी है, यानी कि जरूर अगर कोई भी रिजाइन देने की कोशिश करेगा तो वो रूमर्स को जरूर फैलाएगा। तो इसलिए उनका बॉस कहता है कि जो भी रिजाइन देना चाहता है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकता है। तो सबसे पहले हमारा किरीतानी शो मेन प्रोटैगनिस्ट साइन करता है, जिसे देख बॉस गुस्सा हो जाता है, क्योंकि बॉस की नजरों में सबसे ज्यादा निकम्मा वही है जो कि हर बात में अपनी टांग अड़ाता है। उसे डांटते हुए देखकर पीछे रेन कहता है कि मैं पार्टिसिपेट जरूर करूंगा, क्योंकि वो अपने दोस्त को इस तरह अपने सामने बॉस से डांट खाते हुए नहीं देख सकता। बाकी के स्कैवेंजर टीम भी रेन की बात सुनकर एग्रीड हो जाते हैं, लेकिन रियल रीजन ये नहीं होता, क्योंकि उन्हें रूमर्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि बाद में उन लोगों को जॉब भी नहीं मिल सकती। अगर वो इस मर्तबा इस लैबिरिंथ को अवॉइड कर ले तो सबके सब तैयार हो जाते हैं, जो कि देख उनका खड़ूस बॉस मुस्कुराता है और मन ही मन में कहता है कि ये लोग तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हैं, अगर इन लोगों को मानना ही था तो इतना ज्यादा एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी। और जाते हुए उनका बॉस कहता है कि वो अगली सुबह निकलेंगे, तो सब चीजों को पैकअप करके प्रिपेयर रखना। इसी तरह ही अगला सीन हमारे अगले दिन पर पड़ता है, जहाँ पर हमारी पूरी टीम उस लैबिरिंथ के सामने खड़ी होती है और बहुत सारे हंटर्स भी घबराए होते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस रेड पर नहीं जाना था, लेकिन बॉस के जबरदस्ती से वो सब लोग जा रहे हैं। और स्कैवेंजर्स तो पहले से ही डरे थे और हंटर्स भी अब डर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका खड़ूस बॉस सब लोगों को उनके रोल्स बताकर अंदर डिपार्ट करने का बोलता है। और रेन पीछे हमारे शो को कहता है कि चलो चलते हैं, हमारे अंदर जाने का टाइम आ गया है। लेकिन अंदर इंटर करने से पहले शो अपने मन ही मन में कहता है कि वो उम्मीद करेगा कि उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, वो भी इस डिसीजन को लेकर, क्योंकि मामला एक्सप्रेशन और स्ट्रेंथ हम तीनों चीजों में ही लैक कर रहे हैं, क्योंकि सी रैंक के डंजन में डी रैंक की टीम जा रही है, जो कि सुन कोई भी हैरान हो जाए, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं। अगले सीन में हमारी टीम लैबिरिंथ में इंटर कर जाती है और लैबिरिंथ में इंटर करने के बाद वो लोग कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब और गरीब चीजें नोटिस करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जितने भी रूमर्स इस
लेब्रिंथ के बारे में सुने थे कि ये कैसा दिखता है और इसमें क्या क्या चीजें उन लोगों को देखने को मिल सकती हैं, तो वो उनसे कहीं ज्यादा अलग है। यानी कि रूमर से ये लेब्रिंथ कहीं ज्यादा अलग है, जो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आगे बन सकती है। और कैजुअलिटीज को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले ये बात हमें बॉस को ही बतानी चाहिए, लेकिन बीच में ही उसकी दोस्त उसको रोक लेती है और कहती है कि इस बात का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बॉस को ये बता दें तो वैसे भी वो नहीं रुकने वाले और न ही वापस जाने वाले हैं। और अगर हम ये बात को सीधा सीधा जाकर मुंह पर बताएं तो आजकल उनका मूड बहुत ज्यादा खराब रहता है। तो बताकर अगर हमें सिर्फ डांट ही पड़नी है तो इससे अच्छा हम चुप ही रहें। और वैसे भी अगर हम दोनों इतनी ही ज्यादा टेंशन ले रहे हैं तो हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बॉस हमें यहाँ पर लेकर आए हैं तो उन्हें जरूर लगता होगा कि वो इसको हैंडल कर पाएंगे। तो इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करना है, बाकी हमारे बॉस खुद संभाल सकते हैं, जो कि असल में एक बहुत ही बड़ी गलती है। हंटर्स और मेजेस के फेसेस को देखकर स्कैवेंजर टीम भी समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। रेन हमारी किरीतानी शो को बताता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और किरीतानी शो पहले से ही समझ गया कि गड़बड़ तो है, क्योंकि उनके फेस एक्सप्रेशन से साफ साफ दिख रहा है कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और उसे वैसे ही शक होने लगता है कि ये लोग इस लेब्रिंथ को कुछ और समझ रहे थे और ये कुछ और निकला, तो इसी वजह से ही ये लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। तो उसी बीच हमारी जो हंटर शॉर्ट रेंज टीम होती है उनको सामने से किसी चीज के चलने की आवाज सुनाई देती है, जो कि उन्हीं की तरफ ही आ रही है, जिसे सुन हमारा जो बॉस होता है वो अपनी टीम को फाइट करने के लिए रेडी करवाता है और उन लोगों को सावधान करता है, क्योंकि फाइट बस स्टार्ट ही होने वाली है। लेकिन अंधेरी की वजह से उन लोगों को कोई भी चीज नजर नहीं आ रही होती, लेकिन जब चीज नजर आती है तो वो एक ही बग मॉन्स्टर होता है। निकलता सिर्फ एक है, लेकिन उसके पीछे लाखों की तादाद में बग मॉन्स्टर्स होते हैं, जिन्हें देख हमारे पीछे जितने भी शॉर्ट रेंज के हंटर आर्मी होती है वो डर जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन लोगों को इतनी जल्दी फाइट करनी पड़ेगी। फाइट की तो उन लोगों को समझ में आती है, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद और वो भी एनिमीज की, तो इससे वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तो अपनी टीम को होश में लाने के लिए और उनकी घबराहट को दूर करने के लिए वो एक बग मॉन्स्टर को मारकर ये बात साबित कर देते हैं कि अगर साइज इनका बड़ा हो और तादाद इनकी ज्यादा हो, लेकिन है तो ये सिर्फ बग ही, इनको कुचला जा सकता है और इनको मारना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इसलिए अगर बकवास खत्म हो गई हो तो फाइट को जल्दी ज्वाइन करो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें ये फाइट करनी ही होगी, वरना तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तो दोबारा उनका बॉस उन पर पीयर प्रेशर डालकर उनको मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि उन बेचारों लोगों को क्या पता कि उन लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है। जिसके बाद मॉन्स्टर्स और हंटर्स के बीच बहुत ही बड़ी घमासान फाइट शुरू हो जाती है। स्कैवेंजर टीम सिर्फ पीछे ही रहेंगे, क्योंकि मौका मिलते ही वो चीजों को कलेक्ट करने के लिए मैदान को साफ करेंगे और जो चीज बेचने के काबिल हो तो उसी को ही सिर्फ उठाकर अपने बैग्स में डालेंगे। लेकिन उन बग मॉन्स्टर्स की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि स्कैवेंजर टीम के साथ साथ टैंकर्स भी बेबस हो जाते हैं। टैंकर्स का इन फाइट में कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, लेकिन तादाद के मामले में ये बहुत ज्यादा है, तो टैंकर्स को ये लोग घेर लेते हैं। और उस टीम के टैंकर्स भी इनकी तादाद को देखकर बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि उन लोगों को आगे स्टेप क्या उठाना चाहिए। तो टैंकर्स की मदद करने के लिए और स्कैवेंजर्स की मदद करने के लिए एक आर्चर अपने फायर ब्लास्ट के एरो को सीधा उन मॉन्स्टर्स पर फेंकता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उनमें सारे के सारे बग मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। और सामने जितने भी बग मॉन्स्टर्स को हंटर संभाल रहे थे तो उन लोगों को भी शॉर्ट रेंज के हंटर्स ने मार डाला है और उनकी ये पहली फाइट खत्म हो गई है। लेकिन पहली फाइट में ही उन लोगों की हवा टाइट हो गई है और थक चुके हैं, लेकिन वो इस बात को देखकर रिलीफ फील कर रहे हैं कि पहली फाइट खत्म हो गई है और कोई कैजुअलिटीज इनको फेस करनी नहीं पड़ी। लेकिन उसी बीच सामने से मिड बॉस आ जाता है, जिसे देख उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स हुए हैं कि पहली फाइट को उन लोगों ने खत्म किया है और मुसीबत को और भी ज्यादा करने के लिए मिड बॉस उन लोगों के ठीक सामने ही है। उनका बॉस दोबारा उन लोगों को फाइट करने के लिए रेडी करवाता है, क्योंकि ये टाइम रेस्ट करने का नहीं है, क्योंकि लेब्रिंथ का मिड बॉस उन लोगों के ठीक सामने ही है। लेब्रिंथ का जो मिड बॉस होता है उसके साथ एजिलिटी और स्पीड और स्ट्रेंथ तीनों है और वो साइज में भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो तीन लोग उस मिड बॉस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके एक ही अटैक से वो तीनों बेकार हो जाते हैं और उसकी स्पीड, एजिलिटी और स्ट्रेंथ और साइज को देखकर पीछे जितने भी शॉर्ट रेंज के हंटर्स होते हैं उन लोगों को अब इस मिड बॉस को हैंडल करने में काफी ही ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। तो वो बैकअप को बुलाते हैं। बैकअप हमारे मैजिशियंस होते हैं, जो कि अपनी फॉर्मेशन को रेडी करते हुए उन लोगों को साइड पर हटने का बोलते हैं और अगले ही पल वो उस पर अटैक कर देते हैं, जो कि सीधा जाकर उस मिड बॉस को लगते हैं। इतने ज्यादा फायर ब्लास्ट मिड बॉस को लगते हैं कि वो अपना दम तोड़ देता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसे देख उन लोगों को लगता है कि ये मर चुका है। और उन्हीं में से ही एक बंदा कहता है कि अगर वो लोग स्कैवेंजर्स के आने तक वेट करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है और यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता। तो जल्दी से जो भी चीज वैल्यूएबल दिखती है उसे उठा लाओ और उस चीजों को एक जगह पर
पर इकट्ठा करो। तो उन्हीं शॉर्ट रेंज के हंटर में से एक बंदा जल्दी जाकर उसके टेल को टारगेट करता है और इससे एक वैल्यूएबल चीज को अलग करना चाहता है, लेकिन उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है जिस पर वो बार बार अटैक करता है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा होता। लेकिन उसी बीच उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर मरा नहीं बल्कि थोड़े टाइम के लिए बेहोश हुआ है और अब वो उठ चुका है। और अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। तो तब तक वो कुछ करने के बारे में सोच सके तो वो मॉन्स्टर अपनी पॉइजन ब्रेथ उस पर फेंक देती है जिससे वो बंदा पिघल जाता है, जो कि देख बाकी के जितने भी हंटर्स होते हैं वो भी डर के मारे भाग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सुना था कि एक पॉइजन ब्रेथ वाले मॉन्स्टर के साथ भी उन लोगों का पाला पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर वो 3 डिसएडवांटेज में है। एक, अगर आप पर पॉइजन सिलाइवा गिर जाता है तो आप पिघल जाते हैं। दूसरा, अगर छोटा सा कतरा भी आपको टच कर जाता है तो आप उसकी वजह से भी मर सकते हैं। और तीसरा, पॉइजन की वजह से काफी ही ज्यादा पॉइजन वेपर्स यहाँ आसपास हवा में है, तो अगर सांस लेंगे तो हम बेहोश भी हो सकते हैं और बाद में मर भी सकते हैं। इसी 3 रीजंस की वजह से सब लोग उससे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मामला इतना ज्यादा जल्दी सेंसिटिव हो सकता है। और अब उनको इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखकर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट किरीतानी शो समझ जाता है और उसको ये बात कंफर्म भी हो जाती है कि इन लोगों को जरा सा भी पता नहीं था कि ये डंजन इनकी एक्सपेक्टेशन को क्रॉस करने वाली है। तो अपनी टीम को इस तरह बिखरते हुए देखकर और इतने ज्यादा हल्ले गुल्ले को देखकर कैप्टन उन लोगों को अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर वो घबरा गए और डर गए तो कभी भी इस लैबिरिंथ से बाहर नहीं जा सकते। तो अब मामले को खुद सॉर्ट आउट करने के लिए कैप्टन जल्दी से और स्पीड से उस मिड बॉस की ओर बढ़ता है और इतनी तेजी से उसका सर काट डालता है कि उस मिड बॉस को भी पता नहीं चलता कि कब, कहां और कैसे उसका सिर कट गया। अपने कैप्टन को देखकर वो घबराते हुए उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जान सिर्फ अभी के लिए ही बच गई है, आगे और भी खतरे हैं और वो इंजर्ड को सबसे पहले हील करना चाहते हैं। और अब जबकि मामला थम गया है तो वो लूट भी कर सकते हैं, लेकिन मामले को और भी ज्यादा बिगाड़ने के लिए एक और मॉन्स्टर उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद आ जाता है, जिसे देख अब सारे के सारे लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि लैबिरिंथ का बॉस होता है, फाइनल बॉस, जिसका नाम रेमारा है। और इसी रेमारा की वजह से इस लैबिरिंथ का नाम भी लैबिरिंथ ऑफ रेमारा है, जो कि एक उड़ता हुआ पक्षी है। अब फाइनल बॉस को देखने के बाद दोबारा वो सोल्जर्स अपने कैप्टन से पूछते हैं कि अब क्या किया जाए। कैप्टन के साथ और कोई चारा नहीं होता तो दोबारा फॉर्मेशन को क्रिएट करने का बोलता है और फाइट के लिए रेडी होने का भी बोलता है। लेकिन फाइट शुरू करने से पहले ही रेमारा अपने कुछ पंखों को नीचे गिराता है, जिसे देख कैप्टन जल्दी से उन लोगों को बोलता है कि एंटीडोट अपने अंदर इंजेक्ट करो, क्योंकि अगर ये फेदर तुमको थोड़ा सा भी छू ले तो तुम मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो और तुम अपने होश में भी नहीं होगे और तुम्हारा बॉडी पर कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन तब तक वो ये बात कर पाए तो बहुत सारे बंदे उस फेदर से इफेक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद हल्ला गुल्ला मच जाता है और आसपास बहुत सारी चीखें होती हैं, जिसे देख कैप्टन बोलता है कि ये लैबिरिंथ सी लेवल का तो नहीं हो सकता। हमारा किरीतानी शो सामने के नजारे को देखकर रेन से बोलता है कि एटलीस्ट हम इस स्कैवेंजर को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। तो टॉप प्रायोरिटी अब यहाँ से एस्केप करने की है, क्योंकि मामला अब हंटर्स के हाथों से भी निकल चुका है और हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जब वो ये बात रेन को बोलता है तो रेन कहता है कि क्यों, आखिर हम क्यों यहाँ से चले जाएं? शो का जवाब ऑब्वियस होता है, क्योंकि यहाँ से एस्केप करना है। लेकिन एक नजर जब रेन पर पड़ती है तो वो भी इस चीज से करप्ट हो चुका है। अब ये पता नहीं कि फेदर से है, लेकिन वो यहाँ आसपास की चीजों को बेचने का बोलता है, क्योंकि यहाँ आसपास जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं तो वो काफी हाई प्राइस में वो इसे बेच सकता है। और वो एक एक चीज को देखकर उनका अमाउंट भी पहले से ही प्लान करता है कि कितने में किस चीज को बेचा जाए, जिसे देख शो अब उसे समझाता है कि ये तुम्हारी सिर्फ हेलुसिनेशन है, तुम्हें ये पंख नजर नहीं आ रहे क्या? अगर तुम अंदर जाओगे तो तुम भी करप्ट हो जाओगे। लेकिन फिर भी वो उसकी बात को नहीं मानता और एक एक चीज को उठाने का जब ठान लेता है तो हमारा शो उसे रोक कर कहता है कि नहीं, तुम आगे नहीं जाओगे। लेकिन अपने आप को छुड़ाते हुए सोर्ड को निकालकर वो हमारे शो पर अटैक करता है, जिससे थोड़ा सा शो तो घायल हो जाता है, लेकिन वो मरा नहीं होता। और अब हमें उसके रियल इंटेंशंस के बारे में पता चलता है कि आखिर रेन ऐसा क्यों कर रहा है। रेन की छोटी सिस्टर है जो कि बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। और रेन का पहले से ही ये सपना था कि वो अपनी सिस्टर के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजारना चाहता है, जिसके लिए उसे एक हंटर तो बनना होगा अगर उन लोगों को ऐश वाली जिंदगी गुजारनी है। लेकिन किस्मत ने रेन के लिए कुछ और ही चीज चुनी थी और वो स्कैवेंजर बन गया। तो इतने ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन में वो इन चीजों का ही उठाने का प्लान बना रहा था। और वो शो से भी बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ से दफा होना है तो तुम हो सकते हो, लेकिन मुझे अकेला छोड़ो, क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर की ट्रीटमेंट का अमाउंट भी जमा करना है। तो रेन की बात को सुनकर शो ने उसकी सोर्ड को जो पकड़ा होता है वो छोड़ देता है, क्योंकि वो उसके सैडनेस को समझ सकता है, क्योंकि उसने भी इस तरह की चीजें एक्सपीरियंस की हुई है अपने पास्ट लाइफ में। जिसके बाद रेन भी अपने होश में आ जाता है और वो हमारे शो से माफी
माफी मांगता है। शो उसे टेंशन ना लेने का बोलता है और कहता है कि सबसे टॉप प्रायोरिटी अब यहाँ से भाग निकलने का है, तो चलो जल्दी से यहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन उसी बीच रेन को कुछ नजर आता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा कांपने लगता है। शो को उसके फेस एक्सप्रेशन से लगता है कि ये अभी भी रेमारा के चंगुल में है। लेकिन शो को साइड पर करके रेन सामने खड़ा हो जाता है और अगले ही पल उसकी बॉडी पर एक बहुत ही बड़ा स्ट्राइक पड़ता है जिससे उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकलता है और वो नीचे गिर जाता है और उसकी हालत पहले से और भी ज्यादा खराब हो गई है। शो को नजर नहीं आ रहा कि आखिर इस पर अटैक कौन कर सकता है, लेकिन अब टॉप प्रायोरिटी इसके बारे में सोचने का नहीं बल्कि जल्दी से जल्दी इसे ट्रीटमेंट देने का है। लेकिन मुसीबत और भी ज्यादा खड़ी करने के लिए पीछे हमारा कैप्टन आ जाता है और ये काम ये कैप्टन ने ही किया है और उसे क्योंकि वो यहाँ से किसी को भी भाग निकलने का मौका नहीं देगा, क्योंकि बाहर अगर कोई निकल गया और उन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि कैप्टन की ही वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान खो बैठी है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है। तो इसलिए वो सारे स्कैवेंजर और सबूतों को मिटाना चाहता है, जो कि सुन हमारा शो गुस्सा हो जाता है क्योंकि पास्ट लाइफ में भी इसी तरह ही के कुछ लोग थे जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाहता था और रेन की बात को सुनकर कि वो भी अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहता है लेकिन उसके लिए वो जिंदा नहीं रहा तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि हजारों साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि अपने ही बंदों को मारना चाहते हैं। तो इसलिए इसी ही फसाद की जड़ को खत्म करने के लिए अब हमारा शो ठान लेता है कि आज या मैं जिंदा बचूंगा या फिर हमारा कैप्टन, लेकिन मैं इनको जरूर सबक सिखाऊंगा और इनको अगर मैंने मौत के घाट नहीं उतारा तो मेरा नाम भी शो नहीं, क्योंकि आज इस रेमारा के डंजन में ब्रेव गिल्ड के सी रैंक हंटर की मौत पक्की है। तो उसी दौरान हमारा सीन थोड़ा सा पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर जब हमारे कैप्टन को पता चला कि उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए हैं और अगर कोई भी बाहर चला गया और इन्फो दे दी तो मेरा तो नाम बदनाम हो जाएगा और एक मैं जेल जाऊंगा और ऊपर से मुझे कर्ज भी चुकाना होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी को ही लेकर अब वो प्लान सोचता है कि आखिर वो इस चीज को कैसे अवॉइड करे। तो उसी एंड टाइम पर उसके दिमाग में एक आइडिया पॉपअप हो जाता है। आइडिया नहीं बल्कि उसकी गलतफहमी है। कैप्टन को लगा कि ये सारी गलती उसकी है, लेकिन स्कैवेंजर टीम पर एक नजर डालते हैं वो सारा का सारा ब्लेम अब स्कैवेंजर टीम पर डाल देती है, क्योंकि कैप्टन को खुद पर काफी ज्यादा गर्व है और वो कहता है कि कभी भी वो गलत डिसीजन नहीं लेता। अगर यहाँ पर कोई गलत है तो वो स्कैवेंजर टीम है, उसी की ही वजह से हमारी हंटर की टीम्स आज मर गई हैं और उनकी मरने की वजह ये स्कैवेंजर टीम है, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमारी मूवमेंट काफी ही ज्यादा स्लो हो गई। तो इसलिए इसका बदला तो अब मैं जरूर लूंगा, क्योंकि अपने लोगों को इस तरह मरते हुए देखकर वो भी सिर्फ इस बचे कुछ स्कैवेंजर टीम की वजह से, तो मैं तो उनकी मौत का बदला जरूर लूंगा। तो इसी ही गलतफहमी की वजह से वो सारे के सारे स्कैवेंजर टीम्स के लोगों को एक एक करके मारना शुरू हो जाता है। उनको भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उनका कैप्टन उन्हें क्यों मार रहा है। तो उनमें से आखिर सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं, जो कि रेन और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट किरीतानी शो होता है। किरीतानी शो की ओर एक मर्तबा नजर डालकर उसे अब वो दिल खोल के मारना चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जिसने काफी टाइम से उसके नाक में दम कर दिया है और उसे रास्ते से हटाने का ये सबसे सुनहरा मौका है। और वैसे भी वो उससे नफरत करता है, तो किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा कि एक कैप्टन ने अपने सबऑर्डिनेट को मारा है। तो ये ठान करके वो किरीतानी शो को नहीं छोड़ेगा, तो उसको मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन किस्मत से हमारा रेन उसे आता हुआ देख लेता है और किरीतानी शो को साइड पर करते हुए वो अटैक के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन उस अटैक से वो काफी ही ज्यादा घायल हो जाता है, यहाँ तक कि वो मरने के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो अब जबकि हमें पता चल चुका है कि कैप्टन ने ये सब कुछ क्यों किया, तो हमारा सीन दोबारा प्रेजेंट पर पड़ता है। प्रेजेंट में वो शो की हिम्मत की दाद देता है कि वो अपने कैप्टन से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ये बहुत ही ज्यादा डरपोक बंदा होगा और मेरे से लड़ते वक्त इसकी पैंट गीली हो जाएगी। लेकिन जोश और जज्बा देखकर वो उसकी थोड़ी बहुत तारीफ करने लगता है, लेकिन बाद में उसे फाइट करने से पहले ही वार्न कर देता है कि तुमने ये जो अपने हाथ में सोड उठाई है तो ये कोई खिलौना नहीं है, क्योंकि हमारे स्टेटस में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ऊपर से मैं एक हंटर हूँ और तुम एक स्कैवेंजर जो कि अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ, तो तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। तो उसी बीच बातों में ही वो सामने से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और उस पर बस अपना अटैक लैंड करने ही वाला होता है कि कैप्टन अपना शील्ड निकाल के उसे ब्लॉक कर लेता है। कैप्टन उसकी स्पीड को देखकर हैरान हो गया है, क्योंकि एक स्कैवेंजर की स्पीड इतनी तेज कैसे हो सकती है। यहाँ पर कैप्टन हैरान है और वहाँ पर हमारा किरीतानी शो इस बात को लेकर टेंशन में है कि आखिर उसकी बॉडी उसके साथ कीप अप क्यों नहीं कर पा रही। यहाँ पर वो एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसके साथ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और उसे सब चीजों के बारे में भी
पता है कि फाइट कैसे करनी है, लेकिन उसकी बॉडी वीक है, लेकिन उसका माइंड एकदम शार्प। तो माइंड तो बॉडी को सिग्नल्स भेज देता है, लेकिन बॉडी उसके माइंड के साथ कीप अप नहीं कर पा रही। तो यही इस फाइट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इससे वो मर भी सकता है। लेकिन अभी के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि रेमारा अभी हमारी फाइट को एंजॉय कर रहा है, यानी कि अभी के लिए उसका अटैक करने का कोई भी प्लान नहीं है। तो मुझे सिर्फ कैप्टन पर ही फोकस रहना चाहिए और वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि उनके कैप्टन ने अपनी सैनिटी को खो दिया है, यानी कि वो अपने दिमाग पर कंट्रोल खो चुके हैं। लेकिन फिर भी वो एक हंटर है, तो वो जरूर चौकन्ना रहेगा। इसके बाद हमारा शो डायरेक्ट कैप्टन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और सबसे पहला अटैक वही करता है, लेकिन उसके अटैक को वो ब्लॉक करके दोनों के बीच एक घमासान फाइट शुरू हो जाती है। स्ट्राइक के बदले स्ट्राइक और ब्लॉक के बदले ब्लॉक, दोनों फाइट को जी जान से लड़ रहे हैं और दोनों में सिर्फ एक ही विक्टर होगा। आखिर में हमारा कैप्टन गुस्सा होकर उस पर अटैक तो करता है, लेकिन उसे शो डॉज करके पीछे तेजी से चला जाता है। शो की उसी प्रॉब्लम की वजह से वो फाइट को सही तरीके से नहीं लड़ पा रहा। उसका माइंड तो उसे डॉज करने का बोलता है, लेकिन उसकी बॉडी उसके मैसेज के साथ कीप अप नहीं कर पा रही। वो अपने ही सोचों में गुमा होता है कि सामने से उसे कैप्टन बोलता है कि एक स्कैवेंजर के लिए इस तरह की मूवमेंट इम्पॉसिबल है, आखिर ये तुम कैसे कर पा रहे हो। तो उसे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड देखकर वो खुश हो जाता है, क्योंकि अब जबकि उसे पता चल चुका है कि फाइट वन साइडेड नहीं है, तो ये प्रेशर लेने लगा है और प्रेशर जितना बढ़ेगा तो उतनी ही अच्छी बात हमारे शो के लिए है, क्योंकि शो बैटल को कामली तरीके से हैंडल करता है। और जहाँ तक कैप्टन की बात है तो अब उसका प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पर शो एक स्ट्रेटेजी के बारे में सोचता है और वो कैप्टन को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए उसे कहता है कि आपको क्या लगा कि मैं सिर्फ एक स्कैवेंजर हूँ, मुझे आपसे बहुत ही अच्छी स्वॉर्डमैनशिप आती है और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको टीच कर सकता हूँ, यानी कि मैं आपका मेंटोर बनने के लिए तैयार हूँ। तो आपकी क्या राय है? जो कि सुन कैप्टन गुस्से में बहुत ही ज्यादा स्ट्राइक्स उस पर भेजता है, जिसे हमारा शो काफी आसानी से डॉज तो करता है, लेकिन उसकी बॉडी पर छोटे छोटे कट्स लग जाते हैं और उसका ब्लड लॉस भी अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और आखिरी अटैक को डॉज करने के बाद अब शो भी उस पर अटैक करने का ठान लेता है। शो बहुत ज्यादा अटैक करता है, लेकिन आखिर में एक ना एक तो उसे लगना ही था और वो लैंड कर जाता है, जो कि एक सक्सेसफुल अटैक होता है। और इसको और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए वो उस पर बड़ी ही तेजी से अटैक करता जाता है और हर एक बॉडी पार्ट पर अब उसका कट लग जाता है, यहाँ तक कि उसके माथे को भी नहीं छोड़ता, उसके माथे पर भी कट लगा के उसे जख्मी कर देता है। और अब शो को इस अटैक से यकीन है कि इससे कैप्टन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा और जैसा उसने बोला वैसा ही है। कैप्टन मन ही मन में इतना ज्यादा पागल हो रहा होता है कि उसे सूझ नहीं रहा कि वो आगे क्या करे। वो बस सिर्फ इसे मारना चाहता है, क्योंकि एक स्कैवेंजर एक हंटर को कैसे टक्कर दे सकता है, और वो भी किरीतानी शो के अटैक से इतना ज्यादा घायल, जो कि जब स्कैवेंजर भी था तब भी ये यूजलेस था। तो एक यूजलेस बंदा उसके साथ कैसे टक्कर ले सकता है? यही बात कैप्टन को रैम्पेज पर ले जाता है, जिससे वो अपनी सारी एबिलिटीज को एक्टिव करके गुस्से में आ जाता है और बड़ी ही स्पीड से किरीतानी शो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो अब शो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि इसने अब जबकि अपनी एबिलिटीज को एक्टिव कर लिया है तो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मेरी आंखें इसके साथ कीप अप नहीं कर पा रही। लेकिन फिर भी मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये कहां से आने वाला है। अब आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसकी आंखें ही इसके साथ कीप अप नहीं कर पा रही, तो इसको कैसे पता कि ये कहां से आने वाला है? तो ये सब का सब अगर पॉसिबल है तो उसके एक्सपीरियंस लेवल से है, क्योंकि जैसा कि वो 1000 ईयर ओल्ड हंटर है तो उसे बैटल के बारे में बहुत सब कुछ पता है, जो कि आम इंसान को नहीं पता। तो वो आंखें बंद करके ये बता सकता है कि इसका अटैक कहां से आने वाला है, उसे कैसे डॉज करना है और उसे कैसे काउंटर करना है। अपनी आंखों को बंद करके वो आसपास के एटमॉस्फेयर और जगह को फील करने की कोशिश करता है। जब वो शॉट उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाती है तो उसे भी पता चल जाता है कि टारगेट रेंज में है, तो उसके अटैक को बड़ी ही कूल अंदाज के साथ डॉज करके वो कैप्टन के अटैक को काउंटर कर देता है। और उसका अटैक जब पड़ता है तो उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है। कैप्टन अपनी स्वॉर्ड को टूटता हुआ देखकर हैरान होता है कि तब तक शो उसके पैर को ही काट डालता है। अब कैप्टन उसके सामने बेबस है, क्योंकि एक तो उसकी स्वॉर्ड टूट गई और एक उसने अपना एक पाँव खो दिया। तो अब वो इस फाइट को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। खुद को बेबस पाकर और इस तरह की सिचुएशन में पाकर वो अपनी सैनिटी को दोबारा रिगेन कर लेता है, यानी कि उस फेदर का इम्पैक्ट उसके दिमाग से हट चुका है। और अब वो नजारे को देखकर शो से बोलता है कि तुम्हें इसका भरपाया करना होगा, तुम इसके बदले जरूर मरोगे। तो उसे देख उसे पता चल जाता है कि इसने अपनी सैनिटी को दोबारा रिगेन कर लिया है, लेकिन फिर भी वो इसे जाने नहीं दे सकता, क्योंकि आज तक इसने बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए हैं, अपने बंदों को मरवाया, इसी की ही गलती वजह से पूरी टीम वाइप आउट हो गई। ये फिर भी मौत को डिजर्व करता है, क्योंकि इस तरह के सिनिस्टर पीपल को दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अब बकवास पे बकवास हमारा कैप्टन करता जाता है, जिसको चुप करवाने के लिए शो अपना स्वॉर्ड उठाता है और उसे कहता है कि बकवास बंद करो और अब मरो। ये कहकर वो उसका
सर उसके धड़ से अलग कर देता है और कैप्टन की मौत उसी डंजन में अपने ही सबऑर्डिनेट के साथ हो जाती है। उसे मार के जब हमारा शो आसपास के मंजर पर एक नजर डालता है तो एनाइलेशन वो काफी सालों के बाद देख रहा है, क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आया था कि कोई भी नहीं बचा था, सिर्फ वो ही एक वाहिद हंटर था जो कि क्वीन के साथ लड़ रहा था। तो इस तरह के मंजर को दोबारा देखकर वो काफी ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट थोड़ी देर के लिए होती है क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ अजीब फील उसे हो रहा है, मानो कि मैजिक हो, लेकिन वो ये कंफर्म करके नहीं बता सकता कि मैजिक उसकी बॉडी से आ रहा है या फिर उसने ये जो सोर्ड पकड़ी है इससे। लेकिन क्या एक सोर्ड से मैजिक को फील कर पाना क्या एक अवेकनिंग साबित हो सकता है? तो पलक झपकते ही बहुत सारी पावर उसकी बॉडी से निकलती है और सिस्टम पर भी मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि तुम लेवल अप कर चुके हो। और सामने उसकी एक स्क्रीन होती है जिसे देख अब वो समझ जाता है कि उसकी अवेकनिंग वाकई में हो गई है। कंफर्म करवाने के लिए जब वो अपने स्टेटस विंडो को खोलता है तो वहाँ पर एग्जीक्यूशनर लिखा होता है जो कि उसके साथ पहले नहीं थी। ये एबिलिटी उसको नई नई मिली है और इस स्टेटस विंडो से ही उसे पता चली है, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा कि वो वाकई में एक हंटर अब बन सकता है। लेकिन उसके कुछ सेकंड्स बाद ही वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि रेन मर चुके हैं। वो इस बात से उदास है कि जो बंदा वाकई में एक हंटर बनना चाहता था और उसे लगता था कि वो बन जाएगा, तो उसने अपनी जान खो बैठी है, वो भी सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो लोग वाकई में हंटर बनना चाहते थे तो वो सारे के सारे मर गए, लेकिन वो जिसे पता नहीं था कि वो हंटर बनेगा या नहीं और उसे अपनी लाइफ के बारे में भी नहीं पता था कि इस लाइफ को कैसे जीना है और कैसे हैंडल करना है, यहाँ पर क्या अलाउ है और क्या नहीं, तो उसे दोबारा हंटर बनने का मौका मिला, जो कि काफी ही ज्यादा दुख की बात है क्योंकि उसे खुद पर यकीन नहीं था कि वो इस मर्तबा हंटर बन पाएगा। तो पीछे से अब रेमारा बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है, जिसे सुन शो उसे बोलता है कि सब्र रखो, अब तुम्हें भी मारने की बारी आ रही है। अवेकनिंग के बाद उसे कुछ पॉइंट्स मिले थे जिसमें से वो एक पॉइंट अपने मैजिक को देता है और उसका मैजिक 0 से 1 लेवल का हो जाता है, यानी कि वो अपनी पुरानी पावर को अब 1% इस्तेमाल कर सकता है, जिसे एक्टिव करके वो रेमारा से बोलता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना क्योंकि मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं अब अपनी 1% पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो चलो अब इस फाइट को शुरू करते हैं और तुम्हें जल्दी से जल्दी मौत के घाट उतारना भी तो है। अपना एक पॉइंट सिर्फ एक मैजिक को देने के बाद अब उसे सब कुछ समझ में आ गया है कि इस दुनिया में ये माना इस तरह क्यों काम करता है। सिर्फ 1% में अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ और अवेकन होने के बाद मानो मेरे दिल से वो सारी घबराहट ही दूर हो गई हो, यानी कि जो टेंशन मुझे पहले हो रही थी अपने कैप्टन के साथ लड़ने में, तो अगर अवेकन होने के बाद कैप्टन मेरे साथ लड़ते तो उन्हें तो मैं टुकड़े टुकड़े कर देता। अब अपनी माना को कंट्रोल भी तो करना है क्योंकि अगर वो इसी तरह ही इधर उधर फ्लो करती रही तो वो बहुत सारी माना को वेस्ट भी कर रहा है। तो अपने बेसिक माना कंट्रोल का मेथड जब अप्लाई करता है तो इससे वो माना को कंट्रोल कर लेता है। और अब हमारा किरीतानी शो फाइट करने के लिए तैयार है और अटैक करने से पहले वो अपने मोमेंटम को बरकरार करता है और सोर्ड को बड़ी तेजी से और माना के पावर को उसके साथ मिलाते हुए उस रेमारा की तरफ फेंक देता है। वो इतनी तेजी से रेमारा के बगल में गुजरती है कि रेमारा को पता भी नहीं चलता कि कब उसे जख्मी करके पीछे चली गई और उसके गुजरने के कुछ ही सेकंड्स के बाद रेमारा को अपना दर्द फील होने लगता है और वो दर्द से बहुत ही ज्यादा तेज चिल्लाने भी लगता है, जिसे देख हमारा शो कहता है कि इतने छोटे अटैक से इतनी ज्यादा तेज चीखें, लगता है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो जितना तुम्हें लोग समझते हैं। ये कहते हुए वो इतनी तेजी से बढ़ता है कि वो उस सोर्ड को भी उठा लेता है और रेमारा को पता भी नहीं चलता। और अब इस मर्तबा जब वो रेमारा पर अटैक करता है तो उसके दोनों पंखों को ही काट डालता है, जिससे रेमारा नीचे गिरने लगता है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है। जिसे देख शो दोबारा बोलता है कि हाँ, वैसे भी मौत का कुछ भी पता नहीं चलता, मौत एक इंस्टेंट में आती है और बंदे को जब मार गिरा तो उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन अब उसे पूरी तरह फिनिश करने के लिए उसे माना चाहिए। तो वो आसपास माना को अपनी बॉडी में कलेक्ट करता है और जब वो कलेक्ट कर देता है तो पलक झपकते ही उसकी स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाती है और वो इतनी जल्दी रेमारा तक पहुंच जाता है कि गिरने से पहले ही मिड एयर में उस पर एक दोबारा अटैक करता है, जिससे शो रेमारा को 2 हिस्सों में कर देता है। और इसी तरह सिर्फ अपने 1% पावर का इस्तेमाल करके उसने एक लैब्रिंथ के बॉस को हराया है, जिसको पूरी की पूरी टीम भी नहीं हरा पाई। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट किरीतानी शो ने सिर्फ 1% पावर का इस्तेमाल करके एक लैब्रिंथ रेमारा बॉस को हराया है। लैब्रिंथ को फिनिश करने के बाद बहुत सारी कैजुअलिटीज ब्रेव गिल्ड के सी रैंकर कैप्टन को उठानी पड़ी, इतनी के वो खुद भी जिंदा नहीं बचे और अब बहुत सारी पावर को हमारा शो इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी वजह से वो भी बेहोश हो जाता है। बेहोश होते ही उसे अपना पास्ट याद आ जाता है कि जब वो अपनी पास्ट लाइफ में क्वीन के साथ लड़ने में आसपास की रेसेस के साथ एक अलायंस बनाया था, तो सारी की सारी रेसेस
चॉइसेस हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि न सिर्फ हम बल्कि क्वीन सबको मारना चाहती थी और उनकी आर्मीज भी कम नहीं बल्कि बहुत बहुत ज्यादा थी, जो कि हम पहली मर्तबा ही देख रहे थे। तो कैजुअलिटीज को अवॉइड करने के लिए हम सब के सब ने एक अलायंस क्रिएट कर ली और साथ में ही क्वीन का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे की भरपूर मदद भी की। लेकिन आखिर में जब हमने विक्ट्री पा ली तो हम में से कोई भी नहीं बचा था। अब अपने ख्वाब में ही वो दोबारा क्वीन को देखता है। क्वीन को देखकर वो घबरा जाता है, क्योंकि उसे याद है कि लास्ट टाइम वो अपने साथ उसे भी मार दिया था, तो अब ये जिंदा क्यों है। क्वीन उसे बताती है कि आर्डन, तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगा कि मुझे हराना इतना ज्यादा आसान है? ऐसे तो तुम्हारे दोस्त नहीं मरे। आर्डन अपनी लवर जो कि फेरी रेसेस की रिप्रेजेंटेटिव है उसे यहाँ से दूर जाने का बोलता है, लेकिन उसकी सरप्राइज के लिए वो आर्डन के कब्जे में आ चुकी है। आर्डन उसके फेस को देखकर समझ जाता है कि ये अब क्वीन के कब्जे में है और क्वीन उसी की ही लवर के बॉडी से उसे कहती है कि भागो। कहाँ भागो? बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है आर्डन, ये तुमने खुद ही खतरा मोल लिया था और तुम्हारी ये फेट ही थी जिसपे तुम्हारा हारना लिखा हुआ था। तो अब भागने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि चॉइसेस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तुम कदम रखने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इसी की वजह से तुम अपनी लाइफ को खो बैठे। लेकिन अगर तुम नेक्स्ट लाइफ में भी जिंदा होगे और तुम चॉइसेस बिना सोचे समझे लोगे तो तुम्हें उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना सीखना होगा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे किरदार पर ही निर्भर होती है। तुम जो करते हो उसके बारे में तुम्हें हजार बार नहीं बल्कि लाखों बार सोचना होगा, वरना जैसे कि तुमने पहले सब लोगों को खोया तो इस मर्तबा भी हिस्ट्री अपने आप को दोबारा रिपीट करेगी अगर तुम सोच समझ के कदम नहीं लोगे। तो क्वीन की वार्निंग सुनने के बाद हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की आंख खुल जाती है, लेकिन इस मर्तबा वो अपने आप को अपने घर भी नहीं और ना ही उस लेबिरिंथ में पाता है, बल्कि अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है, जिसमें वो खुद को अकेला नहीं बल्कि अपने साथ एक और बंदे को भी पाता है। वो बंदा पूरे 3 दिन के लिए हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए इंतजार कर रहा था, क्योंकि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कोमे में चला गया था। अब उठते ही खुद के बारे में नहीं बल्कि अपने टीममेट्स के बारे में हमारा शो उस बंदे से पूछता है, जो कि देख वो बंदा इससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि ये एक राइचियस बंदा है, क्योंकि खुद की फिक्र में नहीं है बल्कि दूसरों की फिक्र ले रहा है, जो कि एक ट्रू और ट्रस्टेड टीम मेंबर का एक साइन है। वो बंदा शो को उसके नाम से ही बुला रहा होता है और उसे पता नहीं कि इसका नाम क्या है। तो वो उसका नाम जब पूछता है तो वो हमारे शो को एक कार्ड दे देता है और कहता है कि इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है और तुम मुझसे फिर बाद में कांटेक्ट कर सकते हो। तो टीम के बारे में जब हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने उस बंदे से पूछा तो जवाब में उसे सुनने को मिलता है कि पूरी की पूरी टीम अनाइलेट हो गई है, यानी कि जब तक उन लोगों को खबर मिली कि अब तक वो टीम बाहर नहीं आई और जब मेडिकल टीम वालों ने अंदर सर्च करने के लिए आ गए तो सिर्फ तुम ही बचे थे। जब वो रेन के बारे में पूछता है तो वो बंदा कहता है कि अभी के अभी मैंने तुम्हें बताया कि पूरी की पूरी टीम अनाइलेट हो गई है, सिर्फ तुमको ही डॉक्टर्स बचा सकते थे और बाकी लोगों को बचाना एकदम इम्पॉसिबल हो गया था। तो अब जबकि उसके डाउट्स क्लियर हो गए तो अब मेन मुद्दे पर बात करने की बारी है। वो बंदा शो को बताता है कि जब कोमा में थे तो तुम्हारे सारे दोस्तों का फ्यूनरल भी हो गया, लेकिन मैं जो मेन रीजन के लिए यहाँ पर आया हूँ तो वो इस चीजों से रिलेटेड नहीं बल्कि तुम्हें किसी चीज के बारे में इन्फॉर्म करने का था कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो। जिस लेबिरिंथ में तुम लोग गए थे और तुम्हारा कैप्टन तुम्हें ले गया था तो वो बी रैंक की है। तुम लोगों को शायद तुम्हारे कैप्टन से पता ना चला हो, लेकिन तुम्हारे कैप्टन की किस्मत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ये सुन के शो पूछता है कि दिन ब दिन से तुम्हारा क्या मतलब था। तो उस बंदे से शो को पता चलता है कि कैप्टन के सर पर बहुत ही ज्यादा कर्ज था और उसी कर्ज को चुकाने के लिए वो तुम लोगों को अपने साथ इस लेबिरिंथ में ले गया और उसे पता था कि इसकी डिफिकल्टी कितनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी अपने कर्ज को चुकाने के लिए वो बहुत सारे लोगों को मार गया। तो अगर तुम्हें इसके अलावा और भी कुछ पता हो और इस बात को सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में और कोई बात आ रही है तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन इस बात को सुनकर शो गुस्सा होता है। उसे कुछ याद तो नहीं आता, लेकिन जरूर अगर उसे कुछ याद आ जाए तो वो उसके साथ कांटेक्ट करेगा। ये कहकर वो उस बंदे को फारिग कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जब वो इन सब चीजों के बारे में सोचता है तो उसका दिमाग इस चीजों के साथ कीप अप नहीं कर पा रहा और वो कहता है कि आखिर ये क्या हो गया, क्योंकि सब के सब उस घमंडी और खड़ूस कैप्टन की वजह से ही मरे हैं और मेरी अवेकनिंग भी उसी टाइम ही होनी थी। अब अवेकनिंग का बोलकर उसे याद आ जाता है कि वो तो अवेकन भी हो चुका है। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो इस अवेकनिंग के बारे में भरपूर जानने की कोशिश करेगा। तो साथ में ही हमारा शो काफी ही ज्यादा बोर होने भी लगता है। तो जब टीवी को ओपन करता है तो ट्रेंडिंग न्यूज में एक लड़की को हमें दिखाया जाता है जो कि बेन गिल्ड की वाइस लीडर, और वो लड़की जो कि अवेकन होते ही उसको 4 एबिलिटीज मिली है और वो जापान की वाहिद एसएस रैंक की हंटर भी है। उसी को ही लेकर सब लोग उसके चर्चे ही कर रहे होते हैं और उस लड़की का नाम आओकी सोरा सान होता है। आओकी के रैंक को देखकर जब वो अपने रैंक को देखता है तो उसका रैंक E- होता है और ऊपर से जो उसके साथ एबिलिटी है वो
एग्जीक्यूशनर है, यानी कि ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि सिर्फ एक नहीं बल्कि मेरे साथ ही है, और ये एबिलिटी सिर्फ विलन्स पर ही काम करती है, यानी कि इवल बंदों पर, जैसे कि हमारा कैप्टन उसी के साथ फाइट करते वक्त ये एक्टिव हो गई थी, लेकिन उस वक्त मैं इसे नोटिस नहीं कर पाया। लेकिन आसपास अगर मेरे कोई इवल बंदा हो तो मैं ये एबिलिटी जरूर उस पर ट्राई करूंगा। लेकिन अभी के लिए वो जिस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन ले रहा है तो वो उसका रैंक है, उसका रैंक E-, जो कि उसको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और अब जबकि वो हंटर बन चुका है तो वो अपने रैंक और लेवल को भी बढ़ाएगा। लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद वो जो सपना उसने देखा वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ अवेकन हो जाओ और दूसरी मर्तबा तुम एक ऐसा सपना देखो जो कि इस चीज के साथ मिलता जुलता हो, तो ये काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लगता है हेवेंस ने मुझे एक दूसरा चांस दिया है। अगले दिन के सीन में रिसेप्शन से अपनी रिसीट लेने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है और बाहर आकर हमें शो से पता चलता है कि अब तक वो जितनी भी चीजों को देखता आ रहा है उसे लगा कि ये मीनिंगलेस है, क्योंकि एक हंटर जो कि अपने फुल पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, दूसरा वो किसी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा, और तीसरा अपने पास्ट लाइफ में वो अपने दोस्तों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो ये अब तक मैं इन सब चीजों को मीनिंगलेस समझता आ रहा था। लेकिन अब जबकि मैं अवेकन हो गया हूँ और अब जबकि मैंने एक ऐसा सपना देख लिया है जो कि अवेकनिंग के वक्त ही मुझे देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। हेवेंस ने मुझे दूसरा चांस दिया है तो इसलिए मैं इस चांस को बिल्कुल भी नहीं गवाऊंगा। और शायद हेवेंस ने मुझे ये चांस इसलिए दिया है क्योंकि जो गलतियां मैंने पास्ट में की है वो गलतियां मैं इस मर्तबा ना करूं, इसलिए मुझे दोबारा मौका मिला है। लेकिन अभी के लिए मैं पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा वीक हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस डंजन के लिए आया हूँ। तो हमारा शो अपने आप को लेवल अप करना चाहता है और अपने आप को पावरफुल भी बनाना चाहता है, क्योंकि वो पास्ट की गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना चाहता, क्योंकि क्वीन ने उसे सपने में ही बताया था कि अगर तुम गलती करोगे तो हिस्ट्री दोबारा अपने आप को रिपीट करेगी। और बाकी मेन कैरेक्टर से हमारा शो बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि जब भी किसी स्टोरी के एक मेन प्रोटैगनिस्ट को डंजन में एंटर करना होता है तो वो सबसे पहले पूछता है, एसोसिएशन से उसकी इजाजत लेता है। लेकिन यहाँ पर तो खुद की ही मनमानी हमारा शो कर रहा है। और इस स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ये लगा कि ये स्टोरी बाकियों की तरह धीरे नहीं है, क्योंकि कुछ ही चैप्टर्स में हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिला है। डायरेक्ट मेन पॉइंट पर यहाँ पर बात हो रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेटर है। तो बिना किसी को बताए और बिना किसी से पूछे वो उस डंजन में इंटर कर जाता है, और वो एक नेचुरल टाइप डंजन होता है जिसमें पेड़ पौधों से बाद में बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी निकल कर आते हैं, एक दो नहीं बल्कि बहुत हजारों की तादाद में। और उन्हें देखकर हमारा शो बोलता है कि अभी के लिए अगर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक चीज जरूर कर सकता हूँ, वो खुद को लेवल अप करना है। और लेवल अप करने के बाद मैं सबसे टॉप पे चढ़ूंगा और सब लोगों को पछाड़ दूंगा, और सब लोगों को पछाड़ने के बाद मैं अपना एक गिल्ड बनाऊंगा, और उस गिल्ड को बनाने के बाद मेरी पास्ट की जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको मैं अवॉइड करने की और खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन इस मर्तबा अकेले नहीं, क्योंकि पास्ट लाइफ में मैं सब कुछ अकेला करता आ रहा हूँ। इस लाइफ में मैं अपने साथ दोस्तों को भी अपने साथ ले जाऊंगा, वो भी हर जगह पर। उसी बीच हमारा सीन कट होकर एक हॉस्पिटल पर पड़ता है, जहाँ पर हम एक पेशेंट को देखने वाले हैं। और वो पेशेंट हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं बल्कि एक लड़की होती है, और उस लड़की का नाम इगावारा इरिसान होता है। इगावारा इरिसान का कोई भी पेरेंट नहीं होता, और जो चेकअप उसको अभी करना है उसके लिए उसके पेरेंट्स जरूर चाहिए होंगे, और अगर उसके पेरेंट्स नहीं तो फिर अपने ब्रदर्स या फिर किसी गार्डियन को भी बुला सकती है। और उसकी ट्रीटमेंट के लिए किसी ने एक क्रिस्टल को भी खरीदा होता है। लेकिन जब नर्स आती है और उसका नाम जब अपने लिस्ट पर देखती है तो हमें नर्स से पता चलता है कि इगावारा इरिसान का ब्रदर अभी हाल ही में ही एक डंजन की रेड में मरा है। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, यही इगावारा इरिसान हमारे रेन की सिस्टर है, जिसके लिए वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था। और वो नर्स बस उसे बताने ही वाली होती है कि उसका भाई अभी हाल ही में ही एक रेड में मरा है, लेकिन पीछे एक दूसरी नर्स आकर उसे टाइम पर रोक लेती है और उसके बिहेवियर के लिए वो माफी भी मांगती है। लेकिन आज या कल इरिसान को ये बात पता लगनी ही है, या फिर टीवी से या फिर किसी बंदे से। तो वही दूसरी नर्स उसे प्यार से बताती है कि इरिसान हाल ही में ही एक रेड में तुम्हारी भाई की डेथ हो गई है। लेकिन वो इस बात को सुनकर शॉक नहीं होती, क्योंकि उसे पहले से ही टीवी पर पता चल चुका था। और वो उसके बदले में उस नर्स से कहती है कि मुझे कुछ मीठा खाना है। लेकिन उस नर्स को पता है कि इसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। एक इसके तो पेरेंट नहीं है, और दूसरा जो इसका भाई था जो कि इसके लिए सब कुछ प्रोवाइड करता था, अब वो भी नहीं रहा, तो इस बेचारे का क्या होगा। तो अब हमें इरी अपनी डिजीज के बारे में बताती है कि आखिर क्यों वो इस हॉस्पिटल में एडमिट
डेस्परेट है और उसका भाई उसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा था। तो इसको माना एलर्जी थी। अगर आसान और शॉर्टकट में वो बताए तो जब से ये डंजन अपीयर होना शुरू हो गए और लोग अवेकन होना शुरू हो गए तो आसपास एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारा माना होता है। तो इसी की वजह से आम इंसान जो कि कभी भी अवेकन नहीं हो सकता, तो इस तरह के एटमॉस्फेयर में सांस लेना उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इतना कि वो मर भी सकता है। तो यही एलर्जी हमारे ईरी को है। लेकिन कन्वीनियंट की बात ये है कि उसके ट्रीटमेंट के लिए एक क्रिस्टल को लाया गया है, जो कि वाकई में हैरान करने वाली बात है। तो उसी बीच साइड पर टीवी में एक ट्रेंडिंग न्यूज चल रही होती है, वो भी और किसी को लेकर नहीं बल्कि आओकी सोरा सान को लेकर, जिसके बारे में न्यूज रिपोर्टर बताते हैं कि ये टॉप 1 जापान की एसएस रैंक हंटर है और साथ में ये बेन गिल्ड की वाइस लीडर भी है। तो इतने कम ओवर में आओकी सान ने इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स पा ली है, तो ये तो हर एक लड़की का ड्रीम होगा। हर एक लड़की का नहीं बल्कि हर एक हंटर का, क्योंकि हर कोई आओकी को एडमायर करता है और उसकी पावर के लेवल को देखकर कोई भी डर जाए और कोई भी उससे पंगा लेने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर आओकी को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है और वहाँ पर ईरी के साथ एक और बच्चा आ जाता है जो कि इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि तेजी से चीख कर हमारी ईरी को भी डरा देता है और उसकी एक्साइटमेंट को देखकर लगता है कि ये एक फैन बॉय है। वो आओकी को देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो ईरी से कहता है कि जब वो बड़ा होगा और जब अवेकन होगा तो वो बेन गिल्ड को जरूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि इसमें आओकी सोरा है। जिसे सुन ईरी उसे बताती है कि ठीक, लेकिन इसको होने में काफी ज्यादा सालों लग सकते हैं और सबसे पहले तुम्हें तंदुरुस्त रहना होगा और यहाँ से डिस्चार्ज होके तुम्हें अपना ख्याल रखना है अगर तुम्हें बेन गिल्ड को ज्वाइन करना हो तो। ये सुनकर वो लड़का इस बात के साथ तो एग्रीड हो जाता है, लेकिन वो ईरी के राय को भी जानना चाहता है कि उसे आओकी कैसे लगती है, क्योंकि वो काफी ही ज्यादा कूल है। वो जब अवेकन हुई तो पूरी जापान में सिर्फ वाहिद एक ऐसी अवेकनर जिसके साथ अवेकन होते ही 4 एबिलिटीज हो, क्योंकि ये सबसे खास और सबसे रेयर केस है, क्योंकि पूरी जापान में कोई भी ऐसा अवेकनर नहीं है जिसके साथ अवेकन होते ही 4 एबिलिटीज आ जाए। तो ईरी जवाब में बोलती है कि हाँ, उसे भी आओकी बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि उन दोनों की एज सेम है। जिसके बाद वो लड़का और ईरी बहुत देर तक बातें करते हैं, तो उसकी माँ आकर उसे साइड पर बिठा लेती है और वो ईरी से भी माफी मांगती है अगर उसने परेशान किया हो तो। लेकिन ईरी जवाब में बोलती है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। फिर उसके बाद वो अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए जाती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक खरीदते ही वो आओकी के बारे में बात करने लगती है कि आओकी जो कि मेरी ही एज की है, लेकिन वो जापान की टॉप 1 हंटर है। जहाँ तक मेरी बात की जाए तो उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, वो तो लोगों की मदद करती है, लेकिन मैं जो कि आओकी के एज की हूँ, मैं अपने आप को ही नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही, तो मैं लोगों को क्या प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। और ईरी को लगता है कि वो एक बर्डन है, क्योंकि एक तो इसी ही बीमारी की वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और बाद में अब उसके ब्रदर जो कि उसके सब कुछ थे, उसका ख्याल रखते थे, वो भी उसी की वजह से मरे हैं, जिसके बारे में सोचकर वो रोने लग जाती है। लेकिन उसी दौरान मिजुहारा आ जाती है, वही नर्स जो कि ईरी को दोबारा शांत करके बोलती है कि तुम्हें रोना बिल्कुल भी सूट नहीं करता और तुम्हारे ब्रदर भी सेम सोचते होंगे, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और अपने भाई के लिए खुश रहो, वो भी यही चाहते होंगे। और मुझे लगता है कि जाने से पहले तुम्हारे भाई ने जरूर तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट को भी तैयार रखा होगा, जो कि तुम ठीक होने के बाद ढूंढ सकती हो। ये सुन के उसे थोड़ा बहुत रिलीफ फील होता है और उसे अच्छा लगता है कि कोई तो है जो कि उसकी परवाह कर रहा है। लेकिन उसी दौरान मिजुहारा को कुछ अजीब चीज आसमान में नजर आती है। उसे और कोई चीज नहीं बल्कि एक मून नजर आता है। अब सुबह का टाइम है, लेकिन इतना साफ मून कैसे दिख रहा है, तो उसी को ही एक्सप्लेन करते हुए पीछे बहुत ही ज्यादा हल्ला गुल्ला मच जाता है और एक बंदा मिजुहारा को आवाज देता है कि मिजुहारा वहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से वहाँ से हटो, क्योंकि वो एक फ्लड मून है। जो कि सुन आसपास तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। मिजुहारा इसी को ही लेकर कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन ये वक्त सोचने का नहीं है। वो बंदा उसे बिल्डिंग बी में जाने का बोलता है, लेकिन उसी एंड टाइम पर एक मॉन्स्टर जो कि सामने की दीवार को एकदम तोड़ के ईरी के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देख पीछे मिजुहारा ईरी को वहाँ से हटने का बोलती है, लेकिन डर के मारे उसके तो पाँव एक ही जगह पर फ्रीज हो गए हैं। ईरी खुद भी यहाँ से भागना चाहती है क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, लेकिन डर के मारे उसके पैर हिल ही नहीं रहे। तो अब वो क्या करे, और उसके पैर थड़ थड़ कांपने भी लगते हैं। तो तुरंत ही पीछे मिजुहारा ईरी को कस के पकड़कर उस मॉन्स्टर के अटैक के लैंड करने से पहले ही बचा लेती है, क्योंकि अब वो दोनों उस मॉन्स्टर के सबसे ज्यादा करीब हैं। तो उन दोनों में से एक को किसी को तो टाइम बाय करना होगा और एसोसिएशन वाले भी आने वाले हैं, क्योंकि उनको खबर मिल गई होगी कि एक फ्लड शुरू हो गया है। तो जब तक हंटर एसोसिएशन वाले नहीं आते तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा वक्त बचाती हूँ, तो यहाँ से भाग निकलो। लेकिन ईरी अपने आप को छुड़ाते हुए मिजुहारा को धक्का दे देती है, जिससे मिजुहारा बच तो जाती है, लेकिन ईरी नीचे गिरने लगती है और साथ में वो मॉन्स्टर भी उसे पकड़ने वाला होता है। मिजुहारा ये देखकर कि ईरी अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही है, तो वो चिल्लाने लगती है, लेकिन वो बंदा उसे शांत करवाता है क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है।
इरी अपने आखिरी लम्हों में बोलती है कि अगर मेरे साथ भी पावर होती तो क्या मैं भी किसी की मदद कर पाती, क्या मुझे पावर मिलने से कुछ चीज चेंज हो जाती, क्योंकि मैं भी इस तरह की फीलिंग को फील करना चाहती हूँ जिस तरह आओकी करती है। यहाँ पर वो आखिरी लम्हों में है, लेकिन उसे क्या पता कि पीछे एक हीरो आ रहा है, वो हमारा और कोई नहीं बल्कि किरीतानी शो होता है। शो के आते ही कुछ ही सेकंड्स में वो मॉन्स्टर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और किरीतानी शो ये देखकर हैरान है कि जैसे भाई है उसी तरह ही बहन है। लोगों को बचाने के लिए अपनी जान खो बैठते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि पीछे लोगों का क्या होगा। और क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ कि तुम ही ईगावारा इरिसान हो? अगर हो तो मेरा नाम शो है और मैं तुम्हारे एक ब्रदर को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे ब्रदर का एक बेनिफैक्टर हूँ। अगर आसान अल्फाजों में बताऊँ तो तुम्हारे ब्रदर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो क्या तुम ठीक हो? तो इरी अपने सामने शो को देखकर काफी ही ज्यादा हैरान हो जाती है और अब उसे सब कुछ समझ में आ गया है कि जो प्रेजेंट मुझे मिज़ुहारा बता रही थी तो वो प्रेजेंट मेरे सामने ही है। मेरे भाई का बेनिफैक्टर जो कि मेरे भाई को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आया है, तो शायद से मेरे भाई ने इसको मेरे लिए पीछे छोड़ा है ताकि मैं उदास ना हूँ। तो मैं इस प्रेजेंट को देखकर काफी ही ज्यादा खुश हूँ, मानो कि मेरी पूरी टेंशन ही खत्म हो गई हो। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर डेजर्ट ए रैंक डंजन पर जाता है, जहां पर हम सबसे पहले आओकी को पाते हैं। आओकी वहां पर ए रैंक डंजन में अकेले ही लड़ रही होती है और वहां पर जो सैंड मॉन्स्टर होता है उसे वो काफी ही ज्यादा आसानी से संभाल भी रही होती है। उस मॉन्स्टर के हर एक अटैक को आओकी बड़े ही आसानी से डोज करती है और अपने वेपन से उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक कुछ ज्यादा ही करती है। और आओकी को इस तरह आसानी से लड़ता हुआ देखकर उसके पीछे जो दोनों दोस्त होते हैं वो आओकी के फाइटिंग पर नजर रखे होते हैं और उनको उसे देखकर बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा होता है, क्योंकि जापान की सिर्फ वाहिद एक एसएस रैंक हंटर जो कि ए डंजन के मॉन्स्टर को भी अकेले संभाल सकती है। तो उन लोगों ने तो ये एक्सपेक्ट किया हुआ था और इसी ही की वजह से इसके बहुत ज्यादा एडमायर्स भी हैं। जापान में जितने भी हंटर्स हैं वो आओकी को एडमायर करते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और अवेकनिंग होते ही इसके साथ 4 एबिलिटीज आ गई जो कि हिस्ट्री में कभी भी इस तरह नहीं हुआ। तो इसलिए ये पॉपुलर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। अब ए रैंक डंजन को अकेला ही बंदा संभाल रहा है, ये तो उनको समझ में आती है, लेकिन आओकी ने उस मिड बॉस के मॉन्स्टर्स को इतनी जल्दी मार दिया कि अब बॉस की बारी है, जिसे देख वो हैरान होते हैं क्योंकि अभी आए हुए उनको इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और अब बॉस से उनका पाला पड़ रहा है। तो अब डंजन बॉस बाकी मॉन्स्टर्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो ये देखकर उसके पीछे जो दोनों टीममेट्स होते हैं वो आओकी के मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन आओकी उन दोनों की मदद लेने से मना करती है। वो कहती है कि वो इसे अकेले ही संभालेगी क्योंकि इस फाइट को लड़ने में उसे कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है और वो खुद एक्सपीरियंस करना चाहती है कि ए लेवल के डंजन में उनका बॉस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब आओकी कुछ बोले और उसके टीममेट ना सुने तो आओकी का ऑर्डर मानकर वो साइड पर हो जाते हैं और अब आओकी और उस डंजन बॉस के बीच में काफी ही ज्यादा घमासान फाइट शुरू हो जाती है। तो फाइट में सबसे पहले स्ट्राइक हमारी आओकी ही करती है, जिसमें सबसे पहले लाइटनिंग स्ट्राइक वो उसके सीधा मुंह पर मारती है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो मॉन्स्टर दर्द के कारण रेत में दोबारा छिप जाता है। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन आओगी के पास है क्योंकि वो अपने वेपन को दोबारा चार्ज करती है और सीधा रेत पर मारती है, जिसमें रेत में भी बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक्स आ जाते हैं। अब मैंने और आप लोगों ने तो ये जरूर साइंस में पढ़ा होगा कि रेत इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही घटिया कंडक्टर है और वो अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर आओकी की बात हो रही है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा पावरफुल और भारी होती है कि वो उस रेत में हर जगह फैल जाती है और अंदर मॉन्स्टर को भी मार डालती है, जिसके बाद कुछ ही लम्हों की फाइट में हमारी आओकी जीत जाती है और ए लेवल का डंजन भी आओकी खुद ब खुद अकेले ही क्लियर कर लेती है। लेकिन मुसीबत को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए वहाँ पर डंजन का कोर आ जाता है, जिसके बाद एक तेज भूकंप आता है और वो लोग भी हैरान होते हैं कि अभी अभी तो हमने इसको हराया है और अब एक और मुसीबत। तो उनका स्नाइपर बोलता है कि जरा ऊपर देखो। तो ऊपर देखने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विशाल डंजन का कोर होता है, जिसको हम फ्लड मून कह सकते हैं। तो मून को देखने के बाद आओकी की एक दोस्त बोलती है कि डंजन के कोर को तो कुछ बहुत ही ज्यादा डीप होना चाहिए था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो उनका स्नाइपर बोलता है कि जब भी डंजन चेंज होता है तो वो किसी को बताता नहीं और ना ही किसी को इन्फॉर्म करता है। तो अब मामला बिगड़ गया है और वो बहुत ही ज्यादा दूर है, तो अपने स्नाइपर की मदद से वो उस मून के कोर पर शूट करता है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसका अटैक बिल्कुल काम नहीं करता और वो आओकी को भी बताता है कि मून बहुत ही ज्यादा दूर है, इसके और हमारे बीच के फासले में अगर हम इस पर अटैक भी
करे तो वो ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं करेगा और ना ही पहुंचेगा। ये सुनकर आओगी अब प्लान बनाती है कि हमें जल्दी से अपनी लोकेशन को चेंज करना होगा। तो लोकेशन का सुनकर उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन आओगी समझ गई है कि एक फ्लड शुरू हो गया है क्योंकि डंजन क्रैक हो चुका है और वो रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो गया है। जिसे देख अब वो बोलती है कि वैसे भी फ्लड शुरू होने वाला है तो ये जरूर यहाँ से बाहर आएगा, और वैसे भी मैंने बाकी गिल्ड्स को भी इन्फॉर्म कर लिया है कि एक मून आया हुआ है और एक बहुत बड़ा फ्लड अब अर्थ पर आने वाला है। तो रेस्क्यू करने का जिम्मा हमारी आओगी उन दोनों को दे देती है। और खुद जब वो दोनों पूछते हैं कि आप क्या करेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस मून को नीचे गिराएगी, जिसके लिए वो उस मून की तरफ काफी तेजी से बढ़ती है। हर तरफ इसी ही मून के चर्चे होते हैं और न्यूज रिपोर्टर्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि जब एक फ्लड शुरू होता है तो वो डंजन के अंदर ही होता है, लेकिन जब इस तरह की ब्रेकिंग हो जाती है और एक मून आ जाता है तो वो वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो जाता है, जिसके बाद जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो अर्थ पर इन्वेड कर देते हैं और मून को भी साथ में प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब अगली और हमारा सीन हमारे खीरीतानी शो पर जाता है, जिसको उस मून से बहुत ही ज्यादा माना फील हो रहा है, लेकिन इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को फर्क पड़ रहा है तो वो ईरी को हो सकता है। सिचुएशन को इग्नोर करने के बावजूद भी ईरी उससे पूछती है कि उसके ब्रदर उसके बारे में क्या हमेशा बोलते थे, क्योंकि ईरी को लगता है कि वो अपने ब्रदर पर भी एक बर्डन थी। लेकिन उसके जवाब में खीरीतानी शो बोलता है कि तुम्हारे ब्रदर तुम्हें कभी भी बर्डन नहीं समझते और ना ही वो तुम्हारी वजह से मरे हैं। तो अगर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है तो इसे एक मोटिवेशन की तरह ले लो और खुद को कभी भी मत कोसो। और हम अपनी बातों को तो कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उस चीज को एक्सटर्मिनेट करने के बाद, क्योंकि उससे तुम्हें काफी ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब उस मून को एक्सटर्मिनेट करने के लिए हमारा खीरीतानी शो भी मैदान में उतर जाता है और जब आसपास पर हमारा सीन पड़ता है तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को काफी ही तेजी से मार रहे होते हैं। तो उस मून की तरफ बढ़ते बढ़ते हमें खीरीतानी शो से एक और बात भी पता चलती है कि इस दुनिया के लोग अपनी रैंकिंग सिर्फ अपने स्टैट्स की मदद से ही करते हैं। जिसके स्टैट्स ज्यादा होते हैं तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाता है, लेकिन मेरी नजरों में जिस बंदे के साथ ज्यादा माना होता है तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो अब जबकि हमारा खीरीतानी शो 1000 ईयर ओल्ड हंटर है और उसके साथ एक्सपीरियंस भी है, तो उसने एक बात को नोटिस किया है कि अगर वो अपने माना को इंक्रीज करेगा तो उसके स्टैट्स खुद ब खुद बढ़ेंगे और ये काफी ही तेजी से इम्पैक्ट भी करेगा, यानी कि वो कम टाइम में बहुत ही ज्यादा ग्रो कर पाएगा। और इस बात को उसने कंफर्म कैसे करवाया, तो वो एक हंटर के साथ जिसके स्टैट्स उससे बहुत ज्यादा थे उसके साथ हमारे शो ने आर्म रेसलिंग की थी, जिसमें शो ने उस बंदे के हाथ को काफी ही तेजी से पटका था सिर्फ अपने माना को यूज करके। तो इससे ये बात उसके लिए कंफर्म हो गई कि माना ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। जिसके बाद एक एक मॉन्स्टर को इग्नोर करके वो बड़ी ही तेजी से बिल्डिंग पे छलांगे मार मार के उस मून की ओर बढ़ रहा होता है और आखिर में सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर 29 पॉइंट्स अपने माना को देता है, जिससे उसकी माना इंक्रीज हो जाती है और वो बड़ी ही तेजी से उस मून की ओर छलांग मारता है, जो कि काफी ही ज्यादा ऊंची छलांग होती है। माना को इंक्रीज करने के बाद उसको अपनी बॉडी में काफी ही ज्यादा चेंजेस फील होती हैं, क्योंकि इस छलांग को ही देखो ये कितनी ज्यादा ऊंची है। और फिर उसके बाद अपनी सोर्ड में भी माना को ऐड करके और अपनी बॉडी का मोमेंटम बरकरार रखे वो अपनी सोर्ड को उस मून की तरफ काफी ही तेजी से फेंकता है, लेकिन फेंकते ही उसे काफी ज्यादा डाउट्स होते हैं कि क्या वो इसे रीच कर पाएगा, क्या उसकी सोर्ड जिसमें उसने अपने माना को भी ऐड करवाया है क्या वो उस मून तक पहुंच पाएगा। तो इसी को ही जानने के लिए हम इसकी स्टोरी आगे पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप पार्ट के आखिर तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब आपको इस सीरीज की एपिसोड पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना कि इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं चाहिए और पसंद नहीं आई तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, और मुझे कमेंट सेक्शन से और इस वीडियो की रैंकिंग से पता चल जाएगा कि आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के लिए मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो चलिए अब इसके पार्ट 2 के साथ मिलता हूँ, तो तब तक के लिए अलविदा, टाटा एंड बाय।